आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी प्री में एक ट्रेंड रहा है कि हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन प्रत्येक साल आते रहे हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं आज कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन के माध्यम से कुछ टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका है तो कि 65 बीपीएससी में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में हुगली को आधार बनाकर समुद्री डकैती के लिए इनमें से किसने प्रयोग किया। ऑप्शन ए है डच, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है ब्रिटिश। तो इसमें से आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अब होता क्या है, जो पुर्तगीज कंपनी है ये हुगली के रास्ते पटना तक पहुंचता है। पटना क्यों आता है, बिहार क्यों आता है? तो ये आता है सूती कपड़ा के व्यापार करने के लिए बिहार आता है, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में जो है पश्चिम बंगाल का जो हुगली ज़िला है वह कृषि के दृष्टिकोण से, उद्योग के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति में था। जाहिर सी बात है, ये जो आर्थिक समृद्धि है वो यूरोपीय कंपनियों को आकर्षित किया। और इस तरह से आप देखेंगे कि हुगली को कहीं न कहीं पुर्तगीज जो है समुद्री डकैती के रूप में प्रयोग करना शुरू करता है। अब होता क्या है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि सीमा शुल्क से बचने के लिए ये पुर्तगीज कंपनी बंगाल की खाड़ी से हुगली तक पहुंचता है। और जब ये हुगली में डकैती करना शुरू करता है, लूटपाट शुरू करता है, दास व्यापार शुरू करता है, तो उस समय का जो मुगल बादशाह शाहजहां है यह इसका ज़बरदस्त विरोध करता है और फिर पुर्तगीज कंपनी को हुगली से भगाता है। और इस तरह से 1632 में पुर्तगीज जो है वह मुगल सेना से पराजित होता है। इस घटना का जो जिक्र है ये मुगल इतिहास में भी आपको मिल जाएगा। अब्दुल हामिद लाहौरी का एक पुस्तक है पादशाहनामा, उस पुस्तक में भी मिलेगा। और इनायत खान का एक पुस्तक है शाहजहांनामा, उस पुस्तक में भी इस घटना का आपको जिक्र मिलेगा। तो ये भी कहीं न कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक इसी तरह से एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो पुर्तगीज है ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय है और भारत से जाने वाला ये अंतिम यूरोपीय है। 1498 में पुर्तगीज आया था और 1961 में यहाँ से गया है। पुर्तगीज के द्वारा ही 1599 में बंगाल में पहला ईसाई चर्च की स्थापना किया गया था। और भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, जिन्होंने वुलू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया। और दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर है भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और उसी तरह से एक और गवर्नर है, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा, जिसने 1530 में क्या करता है, 1530 में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाता है। और इस तरह से देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है 1661 की कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। और इसमें चार्ल्स द्वितीय को बम्बई का क्षेत्र दहेज के रूप में मिलता है, ठीक है। और फिर इसी बम्बई को 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे आप कि जो पुर्तगीज के द्वारा पहला फैक्ट्री कोचिन में 1503 में लगाया गया था और दूसरा फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में लगाया गया था पुर्तगीज के द्वारा। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि 1760 में बॉन्डीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज किसके खिलाफ लड़ा था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बॉन्डीवास की जो लड़ाई है ये किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांसीसी है, स्पेन है, मैसूर है, कर्नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी। 1760 में क्या होता है, बॉन्डीवास की लड़ाई होती है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। और इस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना का जो लीडरशिप है वह काउंट डी लाली के पास रहता है। किसके पास रहता है?
काउंट डी लाली के पास। और ब्रिटिश सेना का जो लीडरशिप है वो किसके पास रहता है? वो रहता है सर आयरकोट के पास। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो युद्ध है, ये युद्ध एक बात को साबित कर दिया कि अब भारत में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति कौन होगा? तो सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति अब होगा ब्रिटिश होगा। ठीक है, तो बॉन्डिवास की जो लड़ाई है भारत में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में ब्रिटिश को स्थापित करता है। इसी तरह से तीसरा देखेंगे क्वेश्चन जो कि 44th बीपीएससी में पूछा है। ये क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण है? क्या पूछ रहा है? तात्कालिक कारण। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, दूसरा है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, तीसरा है कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध और चौथा है अंग्रेज द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेज द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा। होता क्या है, एक अंग्रेज ऑफिसर, उसका नाम है कैप्टन बार्नेट, और ये कैप्टन बार्नेट कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करता है। जैसे ही फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करता है तो यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। यही था प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है या ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर भी हुआ था, और ये जो युद्ध है ये हुआ था आड्यार नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? आड्यार नदी के किनारे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलासेपेल की संधि के साथ, जो कि 1748 में होता है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह से जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है ये 1749 से 54 तक चलेगा, और ये युद्ध पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त होगा। और इसी तरह से जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है ये 1758 से 63 तक चलता है, और इसे सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भी कहते हैं। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है ये युद्ध जो है पेरिस के संधि के साथ समाप्त हो जाता है। इस तरह से पेरिस की संधि यह स्थापित कर दिया कि भारत में जो डुप्ले के द्वारा जो फ्रांसीसी साम्राज्य की जो नींव रखा गया था, ये नींव जो है वो पेरिस के संधि ने उस साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, उस नींव को ही ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपने देखा कि किस तरीके से पेरिस की संधि डुप्ले की जो एक महत्वाकांक्षा था साम्राज्य स्थापित करने का, उस पर किस तरह से ब्रेक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में पूछा है बीपीएससी। क्वेश्चन कह रहा है प्लासी के युद्ध के बाद बिहार क्षेत्र के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खान, दुर्गादास, पृथ्वी चंद्र राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्या है? राजा सिताब राय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजा सिताब राय। अब होता क्या है, 1757 में आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई होता है। इस प्लासी की युद्ध के बाद राजा सिताब राय को बिहार क्षेत्र का उपदीवान का मतलब क्या हो गया? राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। उसी तरह से बंगाल क्षेत्र के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया, और उड़ीसा क्षेत्र के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 को होता है, और यह रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, इस दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा है, और बंगाल सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे व्यक्ति क्या करता है, अंग्रेज का साथ देता है और नवाब के साथ विश्वासघात करेगा, जबकि मीर मादन और मोहनलाल जैसा व्यक्ति जो है वह नवाब के साथ रहता है और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि मीर जाफर का पुत्र मीरन जो है वो मोहम्मद बेग के द्वारा क्या करता है, सिराज उद्दौला की हत्या करवा देता है। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 45th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिराज उद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? अब सिराज उद्दौला के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ उसमें कौन शामिल है? एक है राय दुर्लभ,
दूसरा है अमीचंद, तीसरा है जगत सेठ और 4 है यार लतीफ़। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, केवल 2 3, बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है 1 2 4 और डी है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मतलब जितना भी नाम आपने अभी देखा है, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीरचंद, यार लतीफ़, ये सब क्या है, सिराज उद दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल है ब्रिटिश के साइड से। तो इस तरह से देखिएगा कि अंग्रेज ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का प्रयास किया जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। और इस षड्यंत्र में, ठीक है, इस षड्यंत्र में नवाब के दरबार के बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं, जैसे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग हो गया, सिराज उद दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, हादिम खान, अमीचंद, ये सारे लोग नवाब के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। और ये नवाब के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, नवाब से गद्दी को हटाने का, ये षड्यंत्र की जो मुख्य भूमिका है इस किसका है, तो इस षड्यंत्र का मुख्य भूमिका जो है वाटसन का है। वाटसन जो है उस समय कासिम बाजार का प्रमुख हुआ करता था। यही कासिम बाजार का प्रमुख है जो कि नवाब को गद्दी से हटाने की षड्यंत्र की भूमिका तैयार किया था। इस तरह से आपने देखा। इसी से संबंधित देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई के लिए, क्वेश्चन 6 है कि प्लासी की लड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। जैसा कि पहला ऑप्शन है सिराज उद दौला एवं शौकत जंग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। दूसरा ऑप्शन है कि सिराज उद दौला द्वारा स्थानीय कुलीन व्यापारियों और बैंकर की मदद से ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ साजिश। तीसरा ऑप्शन है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए शाही दस्तक का दुरुपयोग। और चौथा है कलकत्ता स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री की किलेबंदी। इसमें से देखिए क्या होगा। पहला कह रहा है ए 1 3 और 4, बी कह रहा है 1 2 3, सी कह रहा है 3 और 4 और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो सिराज उद दौला और शौकत जंग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो है, एक तो ये कारण हो जाएगा। सिराज उद दौला द्वारा स्थानीय जो कुलीन व्यापारी और बैंकर है इसकी मदद से ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ साजिश, ये तो नहीं लग रहा है, ये तो नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए शाही दस्तक का दुरुपयोग, ये बिल्कुल सही है। और 4 है कलकत्ता स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री की किलेबंदी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 1 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि जो ब्लैक हॉल की घटना है, ब्लैक हॉल त्रासदी का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से है। पहला ऑप्शन है ए बक्सर का युद्ध, दूसरा प्लासी का, तीसरा पानीपत का और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बंगाल का नवाब कौन है, सिराज उद दौला। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच क्या होता है, तनाव बढ़ता है। ठीक है, तनाव जब बढ़ता है तो नवाब सिराज उद दौला कलकत्ता फोर्ट विलियम उसका जो है किला, उस पर आक्रमण करता है। और जैसे ही आक्रमण किया सिराज उद दौला तो अंग्रेज भागकर बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब सिराज उद दौला आक्रमण किया अंग्रेज पर और अंग्रेज जब वहाँ से भागा है तो अंग्रेज भी चाहेगा कि हम भी कुछ करें। और इसी क्रम में क्या होता है कि सिराज उद दौला जो कलकत्ता पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण के समय क्या होता है, एक छोटा सा घटना घटता है जिसमें लगभग 186 अंग्रेज को कैद करके एक बंद हॉल में बंद कर दिया जाता है, जिसमें 3 दिन बाद देखा जाता है कि मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचता है। यही घटना है ब्लैक हॉल त्रासदी। और इस घटना का वर्णन जो है वो हॉलवेल नामक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया। कौन किया है, हॉलवेल नामक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया। जब ये घटना घटता है फिर ब्रिटिश की सेना भी क्या करता है, सिराज उद दौला के ऊपर आक्रमण करेगा। और तब सिराज उद दौला क्या हो जाएगा, जब थोड़ा सा पराजित होने वाला होगा
तो फिर सिराज उद दौला के द्वारा क्या हो जाएगा, एक अलीनगर की संधि कर लिया जाता है 1757 में विवश होकर। और फिर ये जो अलीनगर का जो संधि होगा, इस अलीनगर की संधि में क्या आता है कि अंग्रेज को कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार दिया गया, अंग्रेज को सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, नवाब द्वारा ये भी वचन दिया गया कि जो भी युद्ध में हानि हुआ है हम उसका क्षतिपूर्ति करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भविष्य में हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, शांति बना कर रखेंगे। तो ये देखिए अलीनगर की संधि में क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए सारा घटना एक दूसरे से लिंक है। ब्लैक होल का त्रासदी हुआ, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज का भी आक्रमण होगा। जब फिर नवाब क्या हो जाएगा, जब पराजित होने लगेगा, उसकी शक्ति जब कम पड़ने लगेगी, तो विवश होकर क्या होगा, अलीनगर का संधि होगा। तो ये सारे की सारे घटना एक दूसरे से क्या है, लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसने लड़ा था। ये क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के एग्जाम में बीपीएससी पूछा है। ऑप्शन ए है मुनरो, बी है क्लाइव, सी है आयरकोट और डी है बेंसीटार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाहिर सी बात हो जाएगा ऑप्शन ए मुनरो। हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में क्या होता है, हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में क्या होता है, ब्रिटिश जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम और जो उस समय अवध का जो राजा है नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच क्या होता है, ये युद्ध होता है। तो ये भारत में सबसे निर्णायक युद्ध में से एक था और ये इस युद्ध ने ब्रिटिश सेना की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है और जिसके बाद क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वास्तविक शासक ब्रिटिश बन जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रॉबर्ट क्लाइव जो है पहली बार 1757 से 1760 के बीच बंगाल का गवर्नर रहा, फिर दूसरी बार 1765 से 1767 के बीच बंगाल का गवर्नर रहा। उसी तरह से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक व्यक्ति है उसका नाम है हेनरी बेंसीटार्ट। क्या नाम है, हेनरी बेंसीटार्ट, जो बक्सर के युद्ध के समय क्या होता है, बंगाल का गवर्नर रहता है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर हेनरी बेंसीटार्ट है। और जो सर आयरकोट है जो कि 1760 में बांडीवास में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और फ्रांसीसियों को पराजित किया था, ठीक है। तो बांडीवास के में ब्रिटिश सेना का लीडरशिप किसके पास है, सर आयरकोट के पास है। बक्सर के में ब्रिटिश सेना का लीडरशिप किसके पास है, हेक्टर मुनरो के पास है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए AAO में 2022 में बीपीएससी पूछा है कि इनमें से कौन बक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का कमांडर इन चीफ था। अभी आपको हम बताए थे, पूछ रहा है कि बक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का कमांडर इन चीफ कौन है, कैंपबेल, हॉलवेल, मुनरो, नील। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुनरो, अभी जस्ट हम बताए हैं। इसी तरह से देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 69th बीपीएससी में पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया, इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि, सालवाई की संधि। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। होता क्या है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो होता है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया और फिर क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि तैयार की और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व अधिकार प्राप्त कर लिया इस संधि के माध्यम से। और अवध का जो राजा है वे कंपनी पर निर्भर बना दिया, ठीक है। अब इलाहाबाद का जो संधि है, जो पहला संधि है 12 अगस्त 1765 को होता है। कब होता है, 12 अगस्त 1765 को होता है। और ये जो संधि है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच संपन्न होता है। किसके बीच हो रहा है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इस संधि में क्या होता है, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से क्या मिल जाएगा, कंपनी को मिल रहा है अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। और इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे रहा है। ये हो गया एक संधि का एक पहला फैक्ट। दूसरा था
कि अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देता है। कहाँ का क्षेत्र? कारा और इलाहाबाद का क्षेत्र। और इलाहाबाद का जो दूसरा संधि है वो होता है ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। यह क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हो रहा है। इस संधि में क्या हो रहा है? इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया जाता है और अवध के नवाब से युद्ध हार जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपया दिया जाता है। और इसके बाद अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के ही खर्च पर कंपनी अंग्रेजी सेना अवध में रखता है और फिर कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार अवध में मिल जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे कि बनारस और गाजीपुर का क्षेत्र में अंग्रेज की संरक्षिता में रखा गया। ठीक है, अंग्रेज की संरक्षिता में जो जागीरदार है बलवंत सिंह, उनके अंदर रखा गया। हालांकि यह कहा गया कि यह जो एरिया है यह अवध के राजा के अधीन ही रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक देखिए क्वेश्चन पूछा है 66 बीपीएससी री एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है सी सलीमन, बी लॉर्ड मिंटो, सी क्लाइव और डी लॉर्ड मेयो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तक और फिर आगे 67 से 65 से 67 तक क्या रहता है? बंगाल का गवर्नर रहता है। 1757 में क्लाइव और वाटसन ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को पराजित करता है और कलकत्ता पर क्या करता है? कब्जा करता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करता है। क्या करता है? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करता है। लेकिन द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया, तो इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनल कार्टिस। ठीक है, उसी तरीके से देखिए कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्या होता है? द्वैध शासन शुरू किया गया। ठीक है, 1765 में शुरू किया गया और यह व्यवस्था कब तक रहा है? 1772 तक रहा। इसमें क्या होता है कि दीवानी अधिकार मीन्स राजस्व एकत्र करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जबकि निजामत का अधिकार, प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिया गया। यही था इसमें द्वैध शासन। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था? जवाबदेही के बिना शक्ति था, जबकि नवाब के पास बिना किसी शक्ति का जवाबदेही था। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 62nd बीपीएससी में पूछा है, इसी से संबंधित, कि निम्नलिखित में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनेल कार्टिस। अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है या जो लॉर्ड क्लाइव है वह बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया, लेकिन जो द्वैध शासन का जनक है वह है लियोनेल कार्टिस, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें क्या होता है कि 1915 में पहली बार लियोनेल कार्टिस के द्वारा द्वैध शासन का विचार रखा गया था और फिर क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इस विचार को प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन के रूप में लागू किया गया। और आगे इसी से संबंधित समझ लीजिए कि 1935 के अधिनियम क्या करता है? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करता है, समाप्त कर देता है और केंद्र में क्या होता है? द्वैध शासन को स्थापना करता है। इसी के साथ देखेंगे कि द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कार्यकारी शक्ति का वितरण। अब कार्यकारी शक्ति का वितरण कैसे होगा? तो कार्यकारी शक्ति का वितरण होगा एक तो आरक्षित शक्ति, दूसरा हस्तांतरित शक्ति के रूप में। जैसे कि आरक्षित शक्ति जैसे पुलिस था उस समय, भू राजस्व, न्याय व्यवस्था, ये सब जो महत्वपूर्ण विषय है ये आरक्षित विषय के रूप में रखा गया, जिसका प्रशासन गवर्नर चलाता था। और जो हस्तांतरित विषय था जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, ये सब पर जो प्रशासन है ये विधान परिषद का जो निर्वाचित सदस्य में से जो मनोनीत मंत्री हुआ करता था वो अपना इस पर चलाते थे।
इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है द्वैध शासन से संबंधित ही है, जो कि यूपीएससी 2017 में पूछा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदन में विभाजन, बी है 2 सरकार अर्थात केंद्र और राज्य सरकार को शुरू किया जाना, सी है 2 प्रकार के शासक होना, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, और डी है प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए क्या कथन दिया गया है, तो कथन दिया गया है कि भारत की चाबी मद्रास में खोजकर एक बड़ी गलती की। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसने भारत की चाबी को बंगाल में खोजा और सफल रहा। उपर्युक्त कथन क्रमशः किनके विषय में प्रसिद्ध है। अब ये क्या है, रॉबर्ट क्लाइव एवं डुप्ले। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं काउंट डी लाली। तीसरा ऑप्शन है डुप्ले एवं रॉबर्ट क्लाइव, और डी ऑप्शन है डुप्ले एवं लॉर्ड ब्लेजली। तो यहाँ पर देखेंगे कि डुप्ले दक्षिण भारतीय राज्यों पर फ्रांसीसी वर्चस्व स्थापित करने में क्या रहता है, असफल रहता है, जबकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में यही कोशिश की और सफल रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। डुप्ले क्या किया, भारत की चाबी मद्रास में खोजा और सफल हो गया। रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, बंगाल में खोजा, सफल रहा। ठीक है, इस तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं क्या कथन है। पहला है कि मुगल बादशाह जहांगीर ब्रिटिश कंपनी को भारत में कारखाना को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, दूसरा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से भारत में 1613 ईस्वी से व्यापार शुरू किया। पहला जैसे देख लीजिए कि कह रहा है कि जहांगीर ब्रिटिश कंपनी को भारत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति नहीं दी, ये तो गलत है, अनुमति जहांगीर ने दिया था। दूसरा कि 1613 से औपचारिक रूप से व्यापार हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, तो ये भी सही है, क्योंकि पहला स्थायी फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही लगाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सीडीपीओ 2018 में पूछा है। कब पूछा है, सीडीपीओ 2018 में पूछा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, बी है गुलबर्गा, सी है हम्पी, और डी है हैदराबाद। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि टीपू सुल्तान जो है, आपको पता होगा कि यह हैदर अली का पुत्र है। क्या है, वह हैदर अली का पुत्र है। और जो हैदर अली है ये जो है 1782 से लेकर, सॉरी हैदर अली का जो है, ये टीपू सुल्तान का जो शासन है 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान मैसूर पर शासन करता है। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध है। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या करता है, अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से आधुनिकीकरण करता है, कई प्रकार का प्रशासनिक नवाचार करेगा, सिक्के ढालना शुरू करेगा। उसके बाद एक नया मालूदी लूनी सोलर कैलेंडर या मालूदी चंद्र सौर पंचांग शुरू करता है, नई भू राजस्व प्रणाली शुरू करता है, मैसूर में एक रेशम उद्योग की विकास की काम करता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार का कुछ नवाचार करने का प्रयास किया, और इस तरह से श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। और श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ट्री ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण करता है। हम थोड़ा सा आंग्ल मैसूर युद्ध को भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ है, जिसमें से जो प्रथम एंग्लो मैसूर वार है वह 1767 से 1769 के बीच हुआ है। इसमें देखेंगे कि हैदर अली अंग्रेजी सेना को पराजित किया और इससे मद्रास की संधि होता है 1769 में। जो दूसरा एंग्लो मैसूर वार है वह 1780 से 84 तक चल रहा है।
इसी वार में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु होता है और युद्ध का कमान टीपू सुल्तान के हाथ में आ जाता है। इसमें क्या होता है, युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। दोनों पक्ष मैंगलोर की संधि करता है 1784 में। और जो तीसरा जो एंग्लो मैसूर वार है वह 1790 से 92 के बीच होता है। और लेकिन तीसरा मैसूर वार में क्या होता है, टीपू सुल्तान की पराजय होती है और फिर टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि करता। कौन सा संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किया। और जो चौथा जो एंग्लो मैसूर वार है वह 1799 में होता है और इसमें लॉर्ड ब्लेजली गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। और चूंकि ब्लेजली देखता है कि टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों के साथ नजदीकी बढ़ रहा है, तो इस तरह से क्या करता है, ब्लेजली युद्ध की घोषणा करता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को वीर गति प्राप्त हो जाता है।